नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। और आज के दिन की बात करें तो संसद में आज भी कार्यवाही ज्यादा हो नहीं पाई क्योंकि विपक्ष के हंगामे के कारण कार्यवाही बाधित रही। लेकिन वहीं दूसरी ओर जेपीसी की यानी वक्फ पर जो जेपीसी बनाई गई थी उसकी समय सीमा को जरूर बढ़ा दिया गया है। लेकिन संसद से हटकर अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर नेताओं की बयानबाजी से सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जिनमें से एक बड़ा बयान जो अजमेर को लेकर आया है, क्योंकि हम जानते हैं कि अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर जिस तरीके से अदालत ने इस पर जो याचिका दायर की गई थी उसे स्वीकार कर लिया है। हालांकि उसकी अगली तिथि अब 20 दिसंबर की है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर सपा नेताओं की ओर से जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, कांग्रेस के नेता जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं और कानून व्यवस्था तो छोड़िए जजेस पर ही सवाल उठा रहे हैं, उसको लेकर भाजपा भी पलटवार कर रही है, जिस पर यही आज के न्यूज नाइट में रहेगा हमारा चर्चा का विषय भी। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। हंगामा जारी रहने से संसद की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। विपक्षी तृणमूल ने भी कांग्रेस के रवैये पर जताई असहमति। कहा सदन में अडानी के लिए अलावा भी चर्चा के कई और मुद्दे। सपा महासचिव रामगोपाल यादव का अजमेर शरीफ मामले पर जजों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान। कहा छोटे जज देश में लगवाना चाहते हैं आग। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। पूछा कोर्ट के आदेश पर दिक्कत क्या। दिल्ली के आर्थिक संकट पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ भाजपा का विरोध प्रदर्शन। भाजपा नेताओं ने पूछा क्या कर्ज लेकर कंगाली दूर करेगी दिल्ली की आप सरकार। बांग्लादेश में इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग वाली याचिका को वहां के उच्च न्यायालय ने किया खारिज। पश्चिम बंगाल सहित देश के कई हिस्सों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। राजनीतिक दलों ने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। और चक्रवात फेंगल के कारण आंध्र और तमिलनाडु के कई हिस्सों में जोरदार बारिश। भारतीय नौसेना ने आपदा प्रबंधन की तैयारियों को किया पुख्ता। आपात स्थिति से निपटने के लिए गोताखोर की टीम हाई अलर्ट पर। चलिए शुरुआत कर लेते हैं संसद की कार्यवाही की खबर से। संसद जिसे लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है, परंतु इस मंदिर में पूजा यानी संसदीय परंपराओं के तहत काम करने का पाठ हमारे सांसद मानो भूल ही गए हैं। सोमवार को संसद का शीतकालीन सत्र आरंभ हुआ, परंतु आज चौथे दिन भी कार्यवाही दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे के चलते बाधित रही। हालांकि वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव लोकसभा में अनुमोदित कर दिया गया। संसद के शीतकालीन सत्र में गुरुवार को दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही बाधित हुई और कामकाज प्रभावित हुआ। लोकसभा में कांग्रेस सांसदों ने अदानी मुद्दे पर हंगामा किया, वहीं राज्यसभा में भी विपक्ष के कार्यस्थगन प्रस्ताव के चलते हंगामा देखने को मिला। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति दोनों ने विपक्ष के रवैये की आलोचना की। आप जिस मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं उन सब मुद्दों पर चर्चा करने का पर्याप्त दिया जाएगा, लेकिन आप सदन को नियोजित तरीके से गतिरोध करना चाहते हैं। देश की जनता ने बड़ी आकांक्षाओं अपेक्षाओं के साथ आपको सदन में भेजा है। आप उनके मुद्दे उठाएं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाएं, अभाव को उठाएं। मैं आपको पर्याप्त समय दिया है और दूंगा। As I indicated yesterday, the ruling of the chair must evoke deference and not a challenge. And I am sure rules are so comprehensive that they enable every member of parliament to contribute. I have no doubt any deviation from the rules is virtually sacrilege in this temple.
लोकसभा में हंगामे के बीच वक्फ संशोधन संबंधी विधेयक को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने समिति का कार्यकाल अगले बजट सत्र की आखिरी तारीख तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन में अनुमोदित कर दिया गया। अभी भी 6 राज्यों के साथ जो राज्य की संपत्तियां हैं वो वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहा है, उसमें डिस्प्यूट है। भारत सरकार के अर्बन डेवलपमेंट की 123 संपत्तियां दिल्ली में है, जिसकी बहुत कीमती है, और वो ब्रिटिशर्स ने राजधानी बनाने के लिए उसको कंपनसेशन दिया था, एक्वायर किया था, लेकिन 70 में वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया है, उस पर जवाब आना है। दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे पर सरकार की ओर से प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि विपक्ष जानबूझकर मुद्दों से भटकाने के लिए हंगामा कर रहा है। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार को संवेदनशील मुद्दों पर कामकाज रोककर चर्चा करानी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये अपील को विपक्ष को मानना चाहिए, और लोकसभा राज्यसभा में कही हुई बात पूरे विश्व में जाती है। ये सबसे बड़ी पंचायत है और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म सांसदों के लिए है, लेकिन 11 बजते ही, बल्कि 2 मिनट पहले ही वो तैयार होकर बेल में आ जाते हैं। संसद चलाने का काम सरकार का होता है। आपको विपक्ष की बात, जो विपक्ष 1-2 चीजें रख रहा है, उन पर डिस्कशन आप करा दो, संसद चलने लगेगी। लोकसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हाल ही में लोकसभा उपचुनाव जीतकर आए कांग्रेस के 2 सांसद, वायनाड से प्रियंका गांधी और नांदेड़ से चौहान रविंद्र वसंत राव ने सांसद के रूप में शपथ ग्रहण की। इस बार जब से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है, तब से विधायी सूची में शामिल किए जा रहे विधेयक हंगामे के चलते आगे नहीं बढ़ पाए हैं, जबकि सरकार की पुरजोर कोशिश है कि इन विधेयकों को आगे बढ़ाया जाए। ऋषि कुमार और आलोक कुमार के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। धर्म और राजनीति का मेल खतरनाक साबित होता है, विशेषकर तब जब अपने स्वार्थ के लिए इसका प्रयोग किया जाए, और इसका एक उदाहरण संभल में हुई हिंसा के रूप में देश के सामने आ चुका है। इसलिए जब अजमेर शरीफ दरगाह मामले में हिंदू सेना की अर्जी कोर्ट द्वारा स्वीकृत हुई, तो कानूनी संस्थाओं पर जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, और इसके बीच कुछ नेताओं के भड़काऊ बयान भी बड़े सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। संभल में पुलिस की जांच जारी है। गुरुवार को पत्थरबाजी में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार कर उनके हथियार जब्त किए गए। अजमेर शरीफ दरगाह का मामला, हिंदू सेना की अर्जी कोर्ट द्वारा स्वीकृत। अजमेर शरीफ दरगाह को बताया महादेव का मंदिर। इस मसले पर गरमाई राजनीति। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह है। ये दरगाह अब कानूनी प्रक्रिया के केंद्र में है। परिसर में हिंदू मंदिर होने के दावे को लेकर हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने याचिका दायर की, जिसमें दावा किया गया है कि दरगाह की जमीन पर पहले एक शिव मंदिर था, जहां पूजा अर्चना होती थी। दरगाह के निर्माण में मंदिर के मलबे का इस्तेमाल हुआ था। दरगाह के पास एक जैन मंदिर भी था, जिसके अवशेष अभी भी मौजूद हो सकते हैं। अदालत ने दरगाह समिति, सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई अब 20 दिसंबर को होगी, लेकिन ये मामला इसलिए चर्चा में है क्योंकि संभल में हुई हिंसा के बाद अजमेर दरगाह को लेकर आई अदालत की खबर पर राजनीतिक बयानबाजी से सियासी माहौल गर्मा गया है। विपक्षी नेता बीजेपी आरएसएस पर हमला करने के साथ साथ देश की अदालतों को लेकर भी आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। 800 साल से दरगाह शरीफ है वहाँ पर। देश के हर प्रधानमंत्री उर्स के दौरान वहाँ पर चादर बिछाते हैं। आज अचानक आप ये हरकत कर रहे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 का क्या होगा? देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा नहीं होगा, ये सब चीजें हैं। इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। भाजपा विपक्ष पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाने के साथ साथ कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति को लेकर इतिहास की गवाही दे रही है। अजमेर में कोर्ट ने आदेश दिया है सर्वे का, इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए? आज तक कांग्रेस की सरकार
केवल तुष्टीकरण करते रही। अगर ये 47 में ही मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था उसको समाप्त कर दिया गया होता, आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर समाजवादी पार्टी पराजय जो उपचुनाव में हुई है उसकी खींच उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करके उठाने की कोशिश कर रही है तो बहुत नुकसान उठाएगी, चाहे उनका कोई सांसद हो या विधायक हो या पदाधिकारी हो। जो इस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि कानून को कोई हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो कानून उनके खिलाफ जो कार्रवाई होती वो भी करेगा। संभल में हुई हिंसा के बाद जिला प्रशासन ने संभल में सर्वे के लिए जा रही टीम की वीडियोग्राफी जारी की है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई गलत व्यवहार या अभद्र नारे नहीं दिख रहे, जो ये साबित करता है कि सपा नेताओं द्वारा उकसाए जाने के बाद अराजक तत्वों द्वारा पूरी घटना को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। संभल के मामले को लेकर विपक्ष सोमवार से ही संसद की कार्यवाही भी बाधित कर रहा है। यहाँ सवाल सांसदों और राजनेताओं के आचरण का है और अदालतों में विचाराधीन ऐसे संवेदनशील मामलों में आग में घी डालने के बजाय संयम से अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन का है, जो विपक्ष के नेता करते नजर नहीं आ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जब भी धर्म की बात होती है, धार्मिक संस्थाओं की बात होती है, तो ये एक अत्यंत संवेदनशील मसला है, लेकिन क्या इस पर राजनेताओं के बयानों पर भी गौर नहीं किया जाना चाहिए? हमारा विशेष आज जो इसी से जुड़ा है और कहता है अजमेर का कानूनी मामला और सियासी घमासान। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं भाजपा के प्रवक्ता शैलेश कौशिक, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर एसके दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। तीनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और सबसे पहले डॉक्टर दुबे आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि एक बयान तो हमने सुनाया रामगोपाल यादव जी का, आप ही की पार्टी के हैं, और उन्होंने जिस तरीके से कहा कि छोटे जज देश में आग लगाना चाहते हैं। सांसद इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद हैं, कांग्रेस इंडिया गठबंधन में आप ही के साथी है, इसीलिए उनका बयान यहाँ सुनाना चाहती हूँ, जिनमें वो भी ये बात कहते हैं कि इस तरीके के काम जो भाजपा कर रही है पूरे देश में इससे आग लग जाएगी। इस तरह के शब्दों का कि क्या मायने हैं? और अदालती कानून, अदालती प्रक्रिया चल रही है, तो अगर हम इस तरह के बयानों की बात करते हैं तो अदालतों पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं इसके पीछे आखिर मंशा क्या है? ममता जी, सभी पैनलिस्ट, आपको भी मेरा नमस्कार। लेकिन चूंकि बात आपने वहां से की है कि इनको ये सब करने की क्या जरूरत है, तो यही तो क्वेश्चन मेरा है कि गले मुर्दे उखाड़ने की जरूरत क्या है? क्या नपुंसक थे उस समय, या ये हिंदुस्तान में हिंदुओं का ये दोगलापन रहा कि 712 ईस्वी में पहला मुस्लिम आक्रांता आया था, तब क्या इतने हिंदू नहीं थे कि उसको मार के भगा देते? हमारे यहाँ हमेशा फूट रही, दोगले लोग रहे हैं, इसका फायदा विदेशी आक्रांताओं ने उठाया है। और आज है कोई सरकार में माई का लाल ऐसा जो ये दावा कर दे, ये घोषित कर दे कि अब कोई भी हिंदू मंदिर या मुस्लिम मस्जिद या गुरुद्वारा चर्च नहीं बनेगा? है कोई ऐसा माई का लाल जो ये बता दे? एक तो डॉक्टर दुबे, सुनिए, आप अपनी बात जारी रखें, लेकिन कृपया शब्दों का चयन थोड़ा ढंग से करें। आप नेशनल नेटवर्क पे हैं, नेशनल ब्रॉडकास्टर पे हैं। मैं आपसे, आपने ओपनिंग में ही एक शब्द का प्रयोग किया, इसीलिए मैं आपको टोक रही हूँ। अपनी बात रखिए, लेकिन संयमित भाषा में रखिए। कहिए अपनी बात जी, कहिए अपनी बात। आप अपने गुस्से को, आक्रामकता को संयमित शब्दों में भी सामने रख सकते हैं डॉक्टर दुबे जी। आप देश को 18वीं शताब्दी में लेके जा रहे हैं। बड़ा तकलीफ होता है इस बात का कि आप मंदिरों मस्जिद में उलझे। लोग कहाँ की तैयारी करते हैं, लोग आकाश में जाना चाहते हैं, वहां घर बसाना चाहते हैं, आप वहीं पर अटके हुए। ये सारी करतूतें आपने 2014 में नहीं सुनी होगी, 2019 के चुनाव में नहीं सुनी होगी, लेकिन 2024 के चुनाव के रिजल्ट के बाद आप देखिए इसका ग्राफ जो है एकदम बढ़ता चला जा रहा है। अरे भाई, इससे क्या फायदा मिलेगा? इनकी ताकत नहीं है कि मुसलमानों को डॉक्टर दुबे, अब मैं बोल सकती हूँ जी? आपने अपनी बात रखी सामने, वो आपका नजरिया है जिसमें आपने अपनी बात रखी सामने, लेकिन जो मैं सवाल उठा रही हूं उसका जवाब भी आपने नहीं दिया। ये तमाम मुद्दे, तमाम बिंदु आपकी नजर में अहमियत रख सकते हैं, लेकिन मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूं वो ये कि इन सब के बावजूद जिस तरीके से न्यायिक प्रणाली पर सवाल उठाया जा रहा है, जजों पर सवाल उठाया जा रहा है और भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, संभल का उदाहरण हमारे सामने है, क्या आप इसको जायज ठहराएंगे? नहीं, कौन सा भड़काऊ भाषण है आप बताइए? क्या किसी मेरे एमपी ने ऐसा बोला है
कि आने वाले कल में हम दंगा फसाद करेंगे, मारपीट करेंगे, हंगामा करेंगे, ऐसा किसी सांसद ने बोला है? क्या संभल में आपके सांसद के द्वारा, आपके नेता के द्वारा भी जो बयान दिए गए हैं, क्या उसको लेकर कानूनी एजेंसियां काम नहीं कर रही? क्या उन पे आरोप नहीं लगाए गए हैं? क्या वो तमाम बातें सामने नहीं आई हैं? आप उसमें एक भी भाषण में ये बता दें कि वहां भड़काने का काम किया गया हो? आपको लगता है कि आपके नेता ने कुछ नहीं किया? ममता जी सुनिए, आपका घर है, आपके घर पे मैं क्लेम करने लगूं कि नहीं मेरे को अंदर जाके तलाशी लेना है, ये करना है, वो करना है, क्या आप उसका प्रतिरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? कि आप बोलेंगे कि चलिए भैया आइए और मेरे घर पे तलाशी ले लीजिए? क्या आप ये मानते हैं डॉक्टर दुबे, क्या आप ये मानते हैं कि अगर अदालत ने कोई निर्देश दिया है तो उसकी भी अवहेलना करना सही है? क्योंकि आपको लगता है कि अदालत ने गलत किया है, व्यवस्था काम करती है, व्यवस्था के तहत अपनी आवाज उठा सकते हैं, आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन अदालती निर्देश की अवहेलना, जज के द्वारा दिए गए फैसले को इस तरीके से कहना कि छोटे जज हैं जो देश में आग लगाना चाहते हैं, आपके नजर में ये सब सही है? आपको एक चीज मैं बता रहा हूं, बहुत छोटा सा, मेरा खुद का पर्सनल मैटर है। मैं पिछले 4-5 साल से एक केस में, खेती के केस में कोर्ट के धक्के खा रहा हूं। आज तक वो केस पटल पर नहीं आया, तहसीलदार की कचहरी पर। आप विचार करिए। और यहां एक जज ऐसा है जो इमीडिएटली सामने वाले को सुने बिना सब कुछ जजमेंट कर देता है, आदेश दे देता। मैं तो अगर इस तरीके के आदेश भी नहीं है, अभी तो इसको सिर्फ स्वीकार किया गया है याचिका को, अभी तो नोटिस दिए गए हैं, अभी तो कार्रवाई की शुरुआत है। संभल वाले केस की बात बता रहा हूं, संभल वाले केस की। जी, संभल वाले, अगर इस तरीके का सिस्टम अगर बाबा और या माननीय प्रधानमंत्री जी लाते हैं तो मैं उसका वेलकम करता हूं। चलिए, आपने जो सवाल, जी हमारे साथ शैलेश कौशिक जी भाजपा के जुड़े हुए हैं, उनसे ही सवाल ले लेते हैं ये, क्योंकि शैलेश जी अगर हम देखें तो हम ये पाते हैं कि विपक्ष के द्वारा लगातार इस मुद्दे पर, चाहे हम संभल की बात करें या फिर हम अजमेर शरीफ दरगाह की बात करते हैं, जिसमें अदालत ने कहा है कि भाई अब नोटिस जारी किया है विभिन्न पक्षों को और अब जवाबदेही होगी, लेकिन मामला आगे बढ़ेगा। याचिका स्वीकृत हुई है, लेकिन विपक्ष आरोप भाजपा पर यह लगा रहा है कि भाजपा देश को बांटना चाहती है। इस तरीके के मुद्दों को, जो ये मुद्दे लाए जा रहे हैं, जो याचिकाएं भी लाई जा रही हैं अदालत में, कि ये भी बीजेपी और आरएसएस के दिशा निर्देश पर ही हो रहा है, सीधा हमला कर रही है विपक्ष आप पर। देखिए ममता जी, मेरे साथी कांग्रेस की प्रवक्ता जिस तरीके की अमर्यादित भाषा का एक राष्ट्रीय चैनल पर यूज कर रहे हैं, सपा के प्रवक्ता है ये शैलेश जी, सपा के प्रवक्ता है डॉक्टर दुबे। माफी चाहूंगा, सपा के प्रवक्ता डॉक्टर दुबे जी जिस तरीके की अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, नपुंसक, माई का लाल, कौन कर सकता है, तो ये राष्ट्रीय चैनल पर आपको शोभा नहीं देता। ये एक विषय पर डिबेट है जिस पर आपको अपनी सरकार का, अपनी, मैंने इसको लेकर उन्हें टोक दिया है शैलेश जी। आप अपनी बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, मैं एक बात कहना चाहूंगा ममता जी, और मेरे साथी प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि चाहे अजमेर का मामला हो, चाहे संभल का मामला हो, चाहे किसी और जगह का, किस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने कोई अर्जी लगाई है क्या? और भारतीय संविधान के अंतर्गत एक हर नागरिक को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी जाति का हो, ये अधिकार है कि वो न्यायपालिका में जाकर अपनी अर्जी दाखिल कर सकता है। और ये माननीय न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कि वो किस अर्जी को स्वीकार करता है, किस अर्जी को नहीं स्वीकार करता। दूसरी बात मेरी समझ में नहीं आ रही, विपक्ष के दलों को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? आज हम भी कह रहे हैं कि माननीय न्यायालय ने अर्जी स्वीकार की है और सभी जो संबंधित पक्षकार हैं उनको नोटिस जारी किए हैं और उसमें दरगाह कमेटी भी शामिल है, तो ऐसी इनको परेशानी क्यों आ रही है? अभी फर्जी जो पक्षकार अपना पक्ष रखेंगी, दरगाह कमेटी भी अपना पक्ष रखेगी, एएसआई भी अपना पक्ष रखेगी, उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। अभी कौन से आदेश, कौन से निर्देश क्या हो गया? केवल इतनी बौखलाहट क्यों है समाजवादी प्रवक्ता या किसी और अन्य विपक्षी दलों में? तो न्यायालय पर सवाल उठाना, इनके जो सांसद जिस तरीके से कह रहे छोटे जज, मोटे जज, अरे आप एक बात देखिए, न्यायालय पर भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायालय को स्वतंत्रता दी गई है और उनके विवेक पर निर्भर करता है। ऐसी स्थिति में आपकी बौखलाहट पता नहीं है धर्म विशेष के प्रति है या अपनी पार्टी के वोट बैंक के प्रति है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, मैं अपनी पार्टी की तरफ से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है, न्यायालय के अंतर्गत मामला विचाराधीन है, कोई उचित अनुचित टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। पक्षकारों को नोटिस है, उसके बाद जो भी निर्देश होगा। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान की सरकार की बिल्कुल प्राथमिकता है, चाहे कोई भी विपक्षी दल हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी को सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगाड़ना रह जाएगा, कानून का पालन होगा। राजस्थान में कानून का राज है। लेकिन ऐसे में शैलेश कौशिक जी, ये बात तो एआईएमआईएम के अध्यक्ष भी उठा रहे हैं कि कानून के तहत काम होना चाहिए, तो ऐसे में जब पूजा स्थल अधिनियम की बात होती है तो उसके तहत काम करते क्यों नहीं नजर आती संस्थाएं?
देखिए पूजा, आज एक बात बताइए, अभी मैंने ममता जी एक बात कही कि मामला न्यायालय में गया, हर व्यक्ति को जाने का अधिकार है, उनके पक्ष को सुनने अर्जी स्वीकार करी। अब ये कानून न्यायालय तय करेगा कि कौन से एक्ट के अंतर्गत ये कार्रवाई होनी है। अभी स्वीकार केवल पक्षकारों को सुनने के बाद न्यायालय क्या निर्णय देता है? आज हमने कैसे मान लिया कि क्या हो रहा है? आज हम कैसे मान सकते हैं कि न्यायालय क्या निर्णय देगा आज? लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो जितने भी ये समाजवादी पार्टी विपक्ष के लोग हैं, जिस तरीके से पूर्व में निर्णय हुए हैं, जिस तरीके पूर्व में कार्रवाई हुई है, कहीं ना कहीं मुस्लिम आक्रांताओं ने देश के मंदिरों पर जब सोने की चिड़िया कही थी आक्रमण किया था, और कहीं ना कहीं व्यक्ति, लेकिन ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भारत के संविधान में तय है, जो कुछ होगा न्यायपालिका के निर्णय से होगा, चाहे किसी के पक्ष में हो किसी के पक्ष में नहीं हो। जी जी जी, अनंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। जी, मैं अनंत जी को भी चर्चा में लाना चाहूंगी। अनंत जी, जो पूजा स्थल अधिनियम का सवाल बार बार उठता है, ये बात विपक्षी नेता भी लगातार इस मुद्दे को उठाते हैं कि भाई इस कानून के तहत क्यों नहीं काम किया जा रहा, और अदालत को भी इसी मोर्चे पर वो सवालों के घेरे में लेते नजर आते हैं, जबकि हम जानते हैं कि इस कानून को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लंबित हैं, इस पर भी चर्चा हो रही है। खासकर जुडिशियल रिव्यू जैसे तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर सवाल खड़े करके याचिकाएं दायर की गई हैं। लेकिन जब बात धर्म की आती है और धर्म को राजनीति से जोड़ा जाता है, जिस तरीके के भड़काऊ बयान या प्रतिक्रियाएं राजनेताओं के द्वारा सामने आती है, यह भी कितना बड़ा चिंता का विषय है। और क्यों नहीं जिम्मेदारी हमारे राजनेता इस बात को लेकर समझते हैं कि संयमित वो रहेंगे अपनी भाषा में, तो ही वो अपने नीचे लोगों को भी, आम जन को भी संयमित रख सकते हैं। ममता जी, प्रश्न बहुत अच्छा है। अगर नेता हमारे संयमित रहेंगे तो राजनीति की और सियासी रोटियां किस आग पर सेकेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपने बहुत सुंदर डिबेट आज शुरू की, और आज जिस प्रकार से रामगोपाल यादव जी ने वक्तव्य दिया है, और छोटे जज कोई छोटा बड़ा नहीं होता, वो न्यायालय की जब कुर्सी पर बैठता है जज, तो जज होता है। मुझे तो लगता है सुप्रीम कोर्ट को रामगोपाल यादव जी के इस बयान का संज्ञान लेते हुए, उनको तलब करते हुए इस बात पर न्यायालय की अवमानना का केस चलाना चाहिए, क्योंकि ये पिछले कई दिनों से मैं डिबेट्स में सुन रहा हूं और देख भी रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के लोग निचली अदालतों के जजों के इंटीग्रिटी पर सवाल उठा रहे हैं। और ये इंटीग्रिटी पर सवाल उठाना, ये संविधान प्रदत्त अधिकारों पर प्रश्न उठाना है। ममता जी, मंदिर मस्जिद का क्या होगा, संभल में क्या हुआ, समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र बहुत सारी बातें कर रहे थे कि घर में कोई घुस जाएगा। घर में कोई पहली बार नहीं घुस रहा था, उसका एक बार सर्वे हो चुका है, और जिनको घर में घुसने पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति थी वो अदालत जा सकते थे। इसका मतलब हिंसा का सहारा नहीं लिया जा सकता है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि नेताओं को अब बहुत संयमित रहने की आवश्यकता है। अब क्या, हमेशा से संयमित रहने की आवश्यकता थी, लेकिन वो समाज के दो धड़ों को जब तक लड़ाएंगे नहीं। और ये देखिए, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने 9 में से 7 सीटें हारी हैं उत्तर प्रदेश में, उसके बाद से उनके नेता अदालतों को लेकर एक प्रश्न उठाकर अल्पसंख्यकों के मन में एक बेवजह का शक पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है इनसे उनको कुछ वोट मिल जाए, लेकिन जिस संविधान को बचाने की वो वकालत करते रहे, या जिस संविधान को बचाने की बिना पर उत्तर प्रदेश में उनको सफलता मिली पिछले लोकसभा चुनाव में, तो उनको लगता है कि उसी आधार पर वो अगर अब इसको उठाएंगे। रामगोपाल यादव जी बड़े पढ़े लिखे और प्रोफेसर रह चुके हैं, और माना जाता है कि बड़े संवेदनशील होकर वो अपना बयान देते हैं, लेकिन इस बयान पर उनके बारे में उनको प्रश्नों के घेरे में तो खड़ा करना ही पड़ेगा। और प्रश्नों के घेरे में अगर मीडिया खड़ा करे, अदालत उनको प्रश्नों के घेरे में खड़ा करे, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट हर मसले पर नजर रखता है, उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को इस आपत्तिजनक बयान पर भी, और ये उनका पहला बयान नहीं है, उनके पार्टी के एक और प्रवक्ता ने एक दिन छोटे मोटे जजों, शिशु मंदिर और इन सब से जोड़कर प्रश्न उठाया था। ये बड़ी गंभीर बात है, और मुझे लगता है कि इससे संविधान को एक प्रकार से घेरा जा रहा है। संविधान में जो अधिकार जजों को दिए गए हैं, उन अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस पर सभी दलों के राजनेताओं को विचार करना चाहिए। अगर वो विचार नहीं करते हैं तो अदालत को इस मामले में दखल देकर उचित निर्णय करना चाहिए। यानी इस तरीके से न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ लगातार बयान की परिपाटी बनने नहीं देनी चाहिए, इसलिए कदम उठाना जरूरी है। लेकिन डॉक्टर दुबे, जो बात अनंत विजय जी ने उठाई है कि ये तो हर नागरिक का एक अधिकार है ना कि वो न्यायालय का रुख कर सकता है किसी भी मुद्दे पर, ऐसी क्या सुरक्षा है आप लोगों के बीच कि आप इस पर भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि आपको भी अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार होता है न्यायालय में। मैडम, आप अपने बच्चे को IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर बनाना चाहेंगी कि मजदूर बना रहे वो बनाना चाहेंगी? आप क्या बनाना चाहेंगी? आप भी यही चाहती हैं कि मेरा बच्चा तरक्की पाए। आप अगर 18वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी के मुद्दों को लेके
आप उसका बवंडर बनाएंगे तो कैसे ये देश आगे बढ़ेगा? हमारी चिंता ये है, हमारी इसका चिंता मतलब ये है नहीं कि आप याचिकाकर्ता पर सवाल उठा रहे हैं कि याचिका ही क्यों गई इस तरीके की, याचिका को एंटरटेन ही क्यों किया गया? याचिकाकर्ता नहीं, ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, ये बीजेपी ने पूरा प्लानिंग किया रखा है। लेकिन अगर किसी नागरिक को संवैधानिक अधिकार है कि वो अपनी सोच को लेकर एक याचिका दायर कर सकता है और नियमों के तहत, प्रक्रिया के तहत अगर न्यायालय उसे स्वीकार करता है और उस पर काम एजेंसी शुरू करती है, तो क्या यह सही नहीं है कि आप अपने तर्क सामने रखें, अपना मजबूत पक्ष सामने रखें और न्यायालय में प्रक्रिया के तहत काम करें? ये सर की बयानबाजी का क्या मतलब है जब आप सवाल उठाते हैं जजों पर? इस देश में दूसरे कई ऐसे मुद्दे हैं जिनकी जरूरत है विकास के लिए, जिनको हमें रास्ता देना है। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी बना दी है 240 सीटें आने के बाद कि अब इनको ऐसा लगता है कि जब तक हिंदू मुस्लिम नहीं होगा हमारी संख्या में बढ़ोतरी नहीं होगी। मैं आपको बता दूं, अनंत विजय जी जो बोल रहे थे कोर्ट की बात, अरे सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो कोर्ट में है, ये मैं बता रहा हूं, मैं इसका आई विटनेस हूं कि सबसे ज्यादा अगर हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार है ये तो चर्चा बिल्कुल अलग तरह की है। इसका मतलब ये नहीं कि आप न्यायिक प्रणाली पर, न्यायिक व्यवस्था पर या जजों पर सवाल उठाएंगे। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप इसको एक बिंदु बना लें और आप जजों पर सवाल उठाना शुरू करें। आपने जो बात कही है, चलिए आपने जो बिंदु रखा है इसको लेकर मैं शैलेश जी के पास जाना चाहूंगी। शैलेश जी, बात वही है कि इनका तर्क यही है कि भाई भ्रष्टाचार है हर व्यवस्था में या न्यायिक व्यवस्था में, तो उसके चलते ये किसी भी तरीके का व्यवहार कर सकते हैं जो सही नहीं है। सवाल उठाना गलत है, वो भी न्यायिक व्यवस्था के ऊपर। लेकिन बीजेपी एक चीज मैं बताना चाहूंगा, सिर्फ एक एग्जांपल संक्षेप में। एक शायद आपको भी मालूम हो कि कानपुर का एक पोस्ट ऑफिस पोस्टमैन था, उसने 25 साल बाद केस जीता। आप विचार करिए, वो बेचारा रिटायर हो गया, 65 साल का हो गया। ये एक अलग मुद्दा है, ये एक अलग मुद्दा है डॉक्टर दुबे, ये एक अलग मुद्दा है जिसको आप लेकर जा रहे हैं। लेकिन मैं सवाल नहीं, उसके बावजूद हमारे देशवासियों का विश्वास न्यायिक प्रक्रिया में कम नहीं हुआ है। जब कुछ प्रॉब्लम होती है तो लोग न्यायालय का रुख करते हैं इसी अपेक्षा के साथ कि न्याय मिलेगा। लेकिन शैलेश जी, इस पूरे मुद्दे को राजनीति की नजर से ही देखा जाना चाहिए या जिस तरीके के उदाहरण डॉक्टर दुबे दे रहे हैं कि भाई इस तरीके की व्यवस्था है तो इसलिए हम इस तरीके की बात कर रहे हैं, कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं इसे? देखिए ममता जी, डॉक्टर दुबे की बातों पर प्रतिक्रिया देने की बजाय मुझे तो ज्यादा हंसी आती है कि देश की न्यायिक प्रणाली पर इस तरीके से ये अपने पर्सनल अनुभवों को एक राष्ट्रीय चैनल पर जोड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात ये, दिक्कत इनकी नहीं है, दिक्कत इनके नेताओं की है। जैसे रामगोपाल जी ने दी, जैसे चाहे वो मसूद जी चाहे दे रहे हैं, चाहे कांग्रेस और इंडी गठबंधन के तमाम इनकी जो साथी है वो देते हैं। आज दिक्कत समस्त विपक्षी दल के साथ दिक्कत ये है कि अगर ये चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, अगर ये जाते हैं तो ये चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, अगर इनकी जमानत नामंजूर हो जाती है तमाम इनके गठबंधन के सहयोगी दलों की, न्यायपालिका पर सवाल उठाते हैं, और मगर इनको जमानत मिल जाती है तो ये लोकतंत्र की जीत बताते हैं। दिक्कत यह है कि इनकी खुद की मानसिकता क्लियर नहीं है, इनके लिए केवल एक बीजेपी टारगेट है। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 10 सालों से लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व जिस तरीके से सबका साथ सबका विकास लेकर पूरे देश को आगे चल रही है, जिस तरीके से आज देश को 2047 तक विकसित राष्ट्रीय संकल्पना के साथ आगे बढ़ रही है, कांग्रेस और समाजवादी और विपक्षी दलों को यह पच नहीं रहा है। और ये मैं एक बार फिर पूछना चाहता हूं कि ये तमाम, तो ये आज देश में संविधान ने अधिकार दिया हो, जिस संविधान की किताब को लेकर ये और इनके नेता घूमते हैं, उसमें अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति को न्यायालय में जाने का, और न्यायालय का काम है उसको सुनना और केवल निर्णय करना। तो ऐसी स्थिति में सावलिया प्रश्न उठाना, और संविधान पर भी उठाते हैं ये लोग, न्यायपालिका पर उठा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता नहीं है कि मानसिक स्थिति ज्यादा अच्छी है। ये लोग केवल अपनी राजनीति को सेकने के लिए, अपने वोट बैंक को बचाने के लिए इस तरीके का बयानबाजी करते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर बहुत संक्षेप में चलते चलते अनंत विजय जी आपसे एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी इस मुद्दे पर, क्योंकि आक्रामक तेवर देखकर यही लगता है विपक्ष के कि जिस तरीके से वो संसद को भी बाधित कर रहे हैं संभल के, उसको देखते हुए यही लगता है कि आने वाले वक्त में भी इस मुद्दे को वो शांत नहीं रहने देंगे। बिल्कुल नहीं रहने देंगे, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको भड़काकर ही मतलब वोट की सियासत की जा सकती है। मैं दुबे जी से बहुत सहमत हूं ममता जी, उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया में सुधार की बात की है, उसमें सुधार अब जरूर होना चाहिए। जजमेंट होना और न्याय होते हुए दिखना दोनों आवश्यक है। जल्दी न्याय हो, तुरंत न्याय हो, इसकी आवश्यकता है। लेकिन दुबे जी को यह समझना होगा और उनके पार्टी के नेताओं को भी यह समझना होगा कि आप न्यायाधीशों की मंशा पर सवाल नहीं खड़े कर सकते, आप उनकी इंटीग्रिटी को प्रश्नांकित नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि आप
न्यायालय की अवमानना के दायरे में खुद को प्रस्तुत करेंगे। चलिए, अपने मेहमानों से अनुरोध करूंगी फिलहाल हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि एक ब्रेकिंग आ रही है इस वक्त जो संभल मामले पर से ही जुड़ी हुई है, जहां सर्वे के निचली अदालत के आदेश को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। और ये संभल मामला है जिस पर मस्जिद कमेटी ने याचिका दायर की है और चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच इस पर कल सुनवाई करेगी। तो ये बात स्पष्ट है कि संभल मामले को लेकर याचिका मुस्लिम पक्ष की ओर से निचली अदालत से सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, क्योंकि हम जानते हैं कि संभल में दूसरा सर्वे पूरा हो चुका है और जब दूसरा सर्वे हुआ था उस वक्त ही हमने देखा किस तरीके की हिंसा सामने आई थी। और इस मामले पर मस्जिद कमेटी ने जो निचली अदालत का आदेश हुआ है सर्वे का, उसको लेकर उसके खिलाफ अब याचिका सीधे सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। और गौर करने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट कल ही इस याचिका पर सीधे सुनवाई करेगा। ये एक बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है। और ऐसे में यहाँ पर डॉक्टर दुबे, जो आप कह रहे थे कि सुनवाई नहीं होती, यहाँ आप देख सकते हैं कि उदाहरण हमारे सामने है कि निचली अदालत से सीधे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट सुनने को भी तैयार हो गया है। यही दिखाता है न्यायिक व्यवस्था की कितनी मजबूती है। जी, आपकी टिप्पणी। मजबूती नहीं है, आप ये सोचिए कि देश में दूसरे जो मुद्दे होंगे वो साइड में रख के इस पे चर्चा करनी पड़ेगी, उनको सुनना पड़ेगा। कितना बड़ा ये कौन सा मुद्दा प्राथमिकता किसको मिलनी चाहिए, कौन सा मुद्दा ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये तो हमें जजेस पर ही छोड़ना होगा। इस तरीके से हर बिंदु पर सवाल खड़े नहीं कर सकते। लेकिन आप जो कह रहे थे उस बात का एक जवाब बनता है यहाँ पर, क्योंकि निचली अदालत के आदेश को सीधे जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, हमने बहुत से मामलों में देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निचली अदालत के साथ अब आप हाई कोर्ट में जाइए, उसके बाद हमारे पास आइए। लेकिन ये मामला चूंकि इसको महत्वपूर्ण माना गया, मस्जिद कमेटी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया और उस पर कल ही सुनवाई करेगी। यहाँ तो डॉक्टर दुबे, आपको सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी एक सकारात्मक टिप्पणी करनी बनती ही है, या सीधा जजों को ही सवाल उठाते रहेंगे? नहीं, इसको हम अदर में ऐसे कहेंगे कि ये अननेसेसरी मैटर को उनको सुनना पड़ेगा तत्काल। ये सोचिए कि उनके जो दूसरे मैटर है वो उनको साइड में रख के इसको सिर्फ टाइम देना पड़ेगा। तो ये आप मतलब उनका टाइम बर्बाद करेंगे ना। ये जो आपका मतलब है मस्जिद कमेटी को सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए था कि वो उनका टाइम बर्बाद कर रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ये मैटर नहीं होता तो ना ये हंगामा होता, ना ये बेचारे जो। चलिए डॉक्टर दुबे, यहाँ तो वही बात हो गई आपकी तरफ से कि चित भी मेरा पट भी मेरा। तो आप ये बात लेकिन स्वीकार करने वाली बात होगी कि निचली अदालत के आदेश के खिलाफ जब मस्जिद कमेटी गई है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने टाइम भी दिया है और कल ही इस पर सुनवाई होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज की चर्चा में बस इतना ही, लेकिन न्यूज नाइट में अगले अन्य खबरों का भी रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और खबरों के साथ। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया? अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
किसी के लिए नहीं रुकती। हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने आज झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जहां राज्यपाल संतोष गंगवार ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। हेमंत सोरेन ने अकेले शपथ ली है। शपथ समारोह के दौरान मंच पर हेमंत सोरेन के पिता और पूर्व CM शिबू सोरेन और मां रूपी सोरेन सहित इंडी गठबंधन के कई बड़े नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि 81 सदस्यों वाली विधानसभा में इंडी गठबंधन ने 56 सीट हासिल की। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन ने 24 सीटों पर जीत दर्ज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शपथ ग्रहण पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर हेमंत सोरेन को बधाई। उनके आगामी कार्यकाल के लिए उन्हें शुभकामनाएं। बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को लेकर भारत समेत विश्व के कई देशों में आवाज बुलंद होती नजर आ रही है। इस्कॉन के चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी और इस्कॉन पर बैन की खबरों के बीच गुरुवार को हाईकोर्ट ने इस्कॉन पर बैन लगाने से इनकार कर दिया और बांग्लादेश के हाईकोर्ट ने कट्टरपंथियों को भी कड़ी फटकार लगाई है। अपने अस्तित्व और भविष्य को लेकर अंधकार में डूबे बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए गुरुवार को हाईकोर्ट से उम्मीद की एक किरण फूटी। भले ही इस फैसले से आम अल्पसंख्यकों के जीवन में तुरंत बड़ा बदलाव ना आए, लेकिन इतना जरूर है कि ये टूटती आस की डोरी को जोड़ने की एक कोशिश होगी। हाईकोर्ट ने इस्कॉन पर बैन लगाने से इनकार कर दिया। कहा कि सभी धर्मों के लोगों के बीच बहुत सौहार्द है और आपसी सम्मान और प्यार कभी नहीं खोएगा, इसलिए आवेदक को कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। दरअसल विरोध प्रदर्शनों के दौरान एक वकील की मौत के बाद अदालत से बांग्लादेश में इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ चटगांव और रंगपुर में आपातकाल की मांग की गई थी। कोर्ट ने इस पर सरकार से जवाब तलब किया था। सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के बाद अदालत ने यह आदेश दिया। हालांकि इस्कॉन और हिंदुओं को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। इस्कॉन के शिवचर स्थित केंद्र को कुछ लोगों ने जबरन बंद करा दिया। इधर भारत में संसद से लेकर सड़क तक रोष है। मामले पर विदेश राज्य मंत्री ने संसद को बताया कि भारत ने बांग्लादेश के हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। राज्यसभा में लिखित जवाब में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में सभी नागरिकों की जान और माल की सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी वहां की सरकार की है, जिसमें अल्पसंख्यक भी शामिल हैं। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों और देवी देवताओं की मूर्तियों की तोड़फोड़ और अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के साथ भेदभाव की बहुत सारी घटनाएं पिछले कुछ महीनों में सामने आई हैं। भारत सरकार ने इसे लेकर बांग्लादेश सरकार के सामने चिंता जताई है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। हिंदुओं के बढ़ते उत्पीड़न के खिलाफ भारत समेत विश्व के कई देशों में आवाज बुलंद होती दिखाई दे रही है। शेख हसीना ने भी इस्कॉन के चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए उन्हें तुरंत रिहा करने की मांग की है। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के खिलाफ विरोध करने वाले चिन्मय प्रभु को सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि फौरी तौर पर इस्कॉन को अदालत से राहत तो मिल गई, लेकिन अब भी उस पर संकट बरकरार है। जमात जैसे कई कट्टरपंथी संगठन इस्कॉन के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। और फिलहाल आगे बढ़ने से पहले यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहें न्यूज़ नाइट। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। It's another six. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर हो कि मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और ब्रेक के बाद न्यूज नाइट में बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार बेहद ही आर्थिक संकट से गुजर रही है। इस वित्तीय संकट को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखकर 10,000 करोड़ रुपए उधार लेने की मांग की है। आम आदमी पार्टी की सरकार मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, महिलाओं के बस टिकट, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा के साथ महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए जैसी रेवड़ियों पर रेवड़ियां गिना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री आतिशी केंद्र से उधार मांग रही हैं। आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता की ये रिपोर्ट। अगले साल की शुरुआत में जहां एक ओर दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में वहीं दूसरी ओर दिल्ली की जो सरकार है इस समय बेहद ही गंभीर स्थिति की आर्थिक संकट से गुजर रही है। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री ने एक पत्र के माध्यम से केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ रुपए की मांग की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री का कहना है कि उनकी सरकार आर्थिक संकट से गुजर रही है। इस बात की भी पुष्टि की गई है कि दिल्ली सरकार के पास अपने जो कर्मचारियों को और अधिकारियों को वेतन देने के लिए भी 2 महीने से ज़्यादा का जो पैसा है वो बचा नहीं है। इसमें एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर जब दिल्ली की जो सरकार है अगर वो आर्थिक संकट से गुजर रही है तो क्या वजह है कि दिल्ली को लुभाने के लिए और ख़ासकर दिल्ली वासियों को लुभाने के लिए वो लगातार रेवड़ियों पे रेवड़ियां बांट रहे हैं। के अंदर हमने इलाज फ्री कर दिया, फ्री। अपनी ईमानदारी में बताओ, कोई इलाज फ्री है क्या? सरकारी अस्पताल के अंदर क्या हालत और दुर्दशा है, सबको जानकारी है ना। सरकार के जो नीयत है उस पर भी कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली सरकार लगातार दिल्ली में जो प्रलोभन और रेवड़ियों के वादे करती आई है उसके लिए उन्होंने एक मोटा पैसा लगातार खर्च किया है। और अब जब चुनाव नज़दीक आने वाले हैं ऐसे में दिल्ली सरकार का ये कहना कि उनके पास पैसा नहीं है, लिहाजा उनको केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ की आर्थिक मदद दी जाए। कैमरामैन मनमोहन के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़, विधानसभा दिल्ली। और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा कि आप सरकार रोहिंग्याओं के फर्जी कार्ड बनवा रही है। उन्होंने कहा कि इसी मामले को लेकर आज उपराज्यपाल से मिलेंगे। उन्होंने दिल्ली की कंगाल व्यवस्था को लेकर भी आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा। सीएजी की रिपोर्ट पहले 12 थी, अब 2 रिपोर्ट्स और आ गई हैं जो हमारी जानकारी में आया है। तो कुल 14 रिपोर्ट है जिनको सदन के पटल पर पेश करना है। हमने इस विषय में बार बार सरकार से आवेदन किया, उनको चेताया, इस मामले की गंभीरता को बताया, ये संवैधानिक संकट है। आप किस तरह से एक तरफ 10,000 करोड़ रुपए का लोन, इसका मतलब यह है कि दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी के शासनकाल में कंगाल हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू नहीं करने को लेकर दिल्ली की आम आदमी सरकार पर निशाना साधा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नड्डा ने कहा कि आप सरकार ने दिल्ली की जनता को जानबूझकर
इस योजना से वंचित रखा है। उन्होंने कहा कि आप सरकार ने 6.5 लाख से अधिक पात्र परिवारों और दिल्ली में 70 और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य बीमा से वंचित रखा। नड्डा ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी इस जन केंद्रित योजना को लागू न करने के लिए दिल्ली सरकार की आलोचना की है। लोकतांत्रिक सरकारों को राजनीतिक मतभेदों से अलग हटकर जनता को सहायता और सेवाएं प्रदान करने वाली योजनाएं लागू करनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस योजना के जरिए प्रत्येक लाभार्थी परिवार और 70 और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। फिलहाल यहां पर वक्त चला एक ब्रेक का। आप देखते रहें न्यूज़ नाइट। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े। त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा टूल। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है आपने, क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में बना गहरा दबाव उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और इसके चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है, जिससे कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय जिलों में भारी बारिश हो सकती है। चक्रवात फेंगल के अगले कुछ घंटों में तेज होने का अनुमान है। तमिलनाडु में फेंगल चक्रवात के कारण शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। नागपट्टनम जिले के वेदारण्य क्षेत्र में चक्रवात फेंगल के प्रभाव से कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इस बीच भारतीय नौसेना ने आपदा तैयारी प्रयासों को तेज कर दिया है। पूर्वी नौसेना कमान ने तमिलनाडु मुख्यालय और पुदुचेरी नौसेना क्षेत्र के साथ समन्वय में चक्रवात के संभावित प्रभाव को कम करने के लिए एक मजबूत आपदा प्रतिक्रिया तंत्र को सक्रिय किया है। मानवीय सहायता, आपदा राहत और खोज और बचाव कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए नौसेना के अधिकारी तेजी से प्रतिक्रिया क्षमताओं को सुनिश्चित करने के लिए राज्य और नागरिक प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। साथ ही वाहनों में भोजन, पेयजल और दवाइयों सहित आवश्यक राहत सामग्री भी भरी जा रही है, ताकि विशेष बाढ़ राहत दल को संवेदनशील क्षेत्र में तैनात किया जाए। मुख्यालय TNP ने अपनी गोताखोरी टीमों को भी हाई अलर्ट पर रखा है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर आपातकालीन बचाव मिशन शुरू किया जा सके। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में ना जाने की चेतावनी जारी की है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के आज शाम से कल सुबह के बीच चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है। और न्यूज नाइट में आगे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की, लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।
अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार आपके हाथ में। कम या ज्यादा घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खानंद। और ये तो सच में मूर्ख समझते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट वाले बन के कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पार्सल से ड्रग्स पकड़ा गया। सब समझते हैं। पहले डराएंगे, फिर कहेंगे पैसे ट्रांसफर करो। अब प्यार से चाहे जो बुला लो, पर मैं मूर्ख नहीं हूं, याद रहे। UPI सेफ है। यदि आपको भी कोई इस तरह डराना चाहे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटीड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक, एसिड। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद अब बात कर लेते हैं फिल्मों की, क्योंकि भारत में 20 नवंबर से ही फिल्मों का जश्न मनाया जाता रहा, जब भव्य समारोह के साथ आज भारत का 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का समापन हो गया। 20 नवंबर से शुरू हुआ ये फिल्म महोत्सव, आज इसका समापन। और इस वर्ष का इफी सिनेमाई विविधता और नवाचार का एक भव्य उत्सव भी रहा। इफी में दिग्गज फिल्मकार फिलिप नॉइस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सितारों से सजे समारोह के साथ हुआ 55वें इफी का समापन, जहां कहानी कहने की कला और वैश्विक सिनेमा की भावना का जश्न मनाया गया। 75 देशों की 200 से अधिक फिल्में, उद्योग के दिग्गजों द्वारा मास्टर क्लास और प्रेरक पैनल चर्चाओं के साथ इस वर्ष इफी ने सिनेमा के बढ़ते प्रभाव को पहचाना। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव संजय जाजू समेत कई गणमान्य अतिथियों ने इफी 2024 के समापन समारोह में शिरकत की। This time it's a festival of the industry, for the industry, but this time with Shekhar Kapoor ji here, we made it by the industry possible. So this festival truly exemplifies the best in the industry, and believe me, all these are the moments which we want to cherish. These are the moments we want to live. And it's great that we have been able to do it. We have the future here. Future is now, sitting right here. And I think this is what makes this festival big. The biggest thing is the film bazaar. All of you would agree that this has been the biggest film bazaar. And thanks to Government of Goa for being such a great supporter of entertainment. Truly, Goa is the entertainment capital of our country. Thanks to the Honorable Chief Minister. ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज फिल्म निर्माता
फिलिप नॉइस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। गोल्डन पीकॉक, सिल्वर पीकॉक के साथ प्रतिष्ठित पुरस्कारों की प्रस्तुति के साथ फिल्म निर्माण में असाधारण उपलब्धियों का जश्न मनाया गया। चेक ड्रामा ड्राई सीजन इफी 2024 की समापन फिल्म रही। इफी 2024 ने सीमाओं को पार करते, संस्कृतियों को जोड़ते सिनेमा को प्रस्तुत किया। जया सिन्हा, डीडी न्यूज, पणजी, गोवा। न्यूज नाइट में आज बस इतना ही, लेकिन अंत में आपको छोड़े जा रहे हैं देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। आप देखिए खबरें तेज रफ्तार में। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारतीय नौसेना ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मिसाइल का परीक्षण नौसेना में हाल ही में शामिल हुई परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात से किया गया। किसी पनडुब्बी से K4 बैलिस्टिक मिसाइल का ये पहला सफल परीक्षण है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। इंटरपोल के साथ मिलकर CBI और NIA ने प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकवादी सलमान रहमान खान को रवांडा से प्रत्यर्पण कराने में कामयाबी हासिल की है। रवांडा जांच ब्यूरो, इंटरपोल और नेशनल सेंट्रल ब्यूरो की मदद से सलमान को किगाली से गिरफ्तार किया गया था। सलमान पर 2023 में बेंगलुरु में आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू संभाग के 4 जिलों से आतंकवादी समूहों के 10 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 56 से अधिक जगहों पर छापेमारी कर जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी नेटवर्क पर कार्रवाई की है। पुलिस की कार्रवाई में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त किए गए हैं। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में एक बार फिर बम धमाका हुआ है। इस धमाके में किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। NSG की टीम जांच में जुट गई है। कुछ दिन पहले भी इस इलाके में CRPF स्कूल के पास भी बम धमाका हुआ था। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण के मसले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैफ 4 को लागू रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के रवैये पर सवाल उठाया और कहा कि दिल्ली पुलिस ट्रकों की एंट्री पर बैन को लागू नहीं कर पाई। कोर्ट ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई है कि जिन 13 पॉइंट से ज्यादातर ट्रकों की एंट्री हुई, उन पर भी पुलिस तैनात नहीं थी। स्पोर्ट्स कोटा में एशियन गोल्ड मेडलिस्ट पूजा ठाकुर को नियुक्ति देने से इंकार करने पर उच्चतम न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार की खिंचाई की है। कोर्ट ने कहा है कि मुख्यमंत्री को व्यवहारिक सोच अपनानी चाहिए। अगर उनका यही रवैया रहा तो खिलाड़ियों को आप कैसे प्रोत्साहित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तमिलनाडु के दौरे पर हैं। गुरुवार को राष्ट्रपति ने वेलिंगटन के रक्षा सेवा स्टाफ, कॉलेज के संकाय और छात्र अधिकारियों को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश को अपने सुरक्षा बलों पर गर्व है, जो लगातार हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। महोत्सव में श्रीमद् गीता के चुनिंदा पवित्र श्लोकों का पाठ किया जाएगा। महोत्सव में 5 दिसंबर से 7 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें पार्टनर राज्य ओडिशा और पार्टनर देश तंजानिया होगा।